नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, हम लोग मौर्योत्तर काल के आर्थिक विकास को पढ़ रहे हैं। आर्थिक समृद्धि के काल को जाना, पिछले सेशन में उससे परिचित हुए। वो जो आर्थिक समृद्धि थी, मुख्य तौर पर व्यापारिक विकास के कारण आई थी। मौर्योत्तर काल में आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार बहुत विकसित थे। यहाँ तक कि इसी आर्थिक समृद्धि और व्यापार के विकास के कारण आर.एस. शर्मा और रोमिला थॉपर जैसे इतिहासकारों ने मौर्योत्तर काल को ही प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा है। देखा जाए तो उस दौर के इसके आर्थिक इतिहास और व्यापार का विवरण आप मिलिंद पन्नों, जातक कथाओं, इसके अलावा स्ट्रैबो, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, इन सब में विवरण प्राप्त करते हैं। मध्य एशिया की जो अल्टाई की पहाड़ियां थी, जो मध्य एशिया और रोम के क्षेत्रों में स्थित थी, यहां से सोना भारत की तरफ लगातार आता था। कुषाणों ने उस अल्टाई की पहाड़ियों से बहुत व्यापक मात्रा में सोना प्राप्त किया। प्लिनी इस पे दुख भी व्यक्त करता है कि बहुमूल्य सोने और मुद्राएं भारत की तरफ जा रही हैं कुछ चंद मसालों के लिए। तो जो भुगतान संतुलन था, लगातार भारत के ही पक्ष में था इस दौर में, देखा जाए तो। इसके अब अगर हम भारत और रोम के व्यापार की बात करें, तो भारत और रोम का व्यापार डायरेक्ट नहीं था। इसमें जो मिस्र में बसे अरब व्यापारी थे, वो बिचौलियों का कार्य करते थे। इसी तरह से जब मैं कुषाण काल पढ़ा रहा था, तो आप लोगों को बताया था कि कुषाण काल के दौरान जो सिल्क रूट था, चाइना से लेके भूमध्य सागर तक मध्य एशिया होते हुए जाता था, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था कुषाणों ने, क्योंकि वो उनके राज्य की सीमा से होकर गुजरता था। तो उस दौरान कुषाणों ने उस चीन से लेके मध्य एशिया तक के व्यापार में बिचौली की भूमिका निभाई थी। कुषाण कच्चा रेशम खरीदते थे चीन से, फिर उससे वस्तुएं निर्मित करके, वस्त्र निर्मित करके रोम उसका निर्यात कर देते थे। तो हम इन सब को, इस व्यापार और अर्थव्यवस्था को विस्तृत रूप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और इससे लगातार प्रश्न आते हैं, अवधारणात्मक प्रश्न भी बनते हैं। तो आज हम व्यापार को देखते हैं। दो तरह के व्यापार थे उस समय, आंतरिक और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार जो था, वो भारत की आंतरिक सीमाओं के, जैसे काबुल से तक्षशिला, मथुरा, सोपारा, फिर इधर ताम्रलिप्ति बंदरगाह, अरिकमेडु, इन सब का जो जुड़ाव था, बहुत सारे व्यापारिक मार्ग थे, उन सबको देख लेते हैं। फिर बाह्य व्यापार देखेंगे। कई उत्पादन के केंद्र दिखाई देते हैं उस टाइम पे, जैसे बनारस, मथुरा, तक्षशिला, प्रतिष्ठान, अरिकमेडु, मदुरै आदि। ये नगर के रूप में विकसित थे और व्यापारिक केंद्र थे। विभिन्न नगरों एवं बाजारों को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग थे। 5 मुख्य व्यापारिक मार्ग उस समय मिलते हैं। प्रथम मार्ग जो था, ये देखिए, यहां से ये काबुल है, ये काबुल है, काबुल से ताम्रलिप्ति तक ये प्रथम व्यापारिक मार्ग था। इसी को उत्तरापथ भी बोलते थे। जो उत्तरापथ था, वो काबुल से लेके ताम्रलिप्ति तक था। यह व्यापारिक मार्ग बहुत सारे नगरों से जुड़ा था, जैसे यहां तक्षशिला, मथुरा जैसे नगरों से जुड़ा था ये। एक और मार्ग, जो दूसरा मार्ग था, वो देखेंगे आप, यहां से मथुरा से निकल के वो यहां भृगुकच्छ, भड़ौच आता था, फिर यहां से ये सोपारा तक जाता था। ये दूसरा मार्ग था। देखिए, प्रथम मार्ग जो था, ताम्रलिप्ति, राजगीर, इसी पे राजगीर भी पड़ेगा, पाटिलपुत्र भी पड़ेगा, मथुरा, तक्षशिला, काबुल, काबुल, तक्षशिला, मथुरा, पाटलिपुत्रा, राजगीर और ताम्रलिप्ति तक जुड़ा था। दूसरा जो मार्ग था, वो मथुरा, उज्जैन, भड़ौल, सुपारा। यहां से मथुरा से उज्जैन भी जुड़ा था यहां पे इससे, फिर भड़ौच, और ये महाराष्ट्र का सुपारा बंदरगाह,
यहां तक ही जाता था द्वितीय मार्ग। तृतीय मार्ग देखते हैं। देखिए, तृतीय मार्ग जो था वो भड़ौच, नासिक, नागार्जुन कोंडा, आरोकोमेडी तक, यहां से भड़ौच से सुपारा होता हुआ नासिक, नागार्जुन कोंडा, इसको कवर करता था ये, और यहां तक अरिकमेडु तक आ जाता था। ये देखिए, भड़ौच, सुपारा, नासिक, नागार्जुन कोंडा से होता हुआ अरिकमेडु तक आता था। तीसरा मार्ग था। इसी तरह से चतुर्थ मार्ग था मालाबार तट, अजंता, अरिकमेडु। चौथा जो था मार्ग था वो भी मालाबार और अजंता होता हुआ अरिकमेडु तक आता था। जो पांचवा मार्ग था वो ताम्रलिप्ति, अरिकमेडु, ये देखिए, और मदुरै, इसको जोड़ता था। तो इस तरह से आंतरिक व्यापारिक मार्ग थे जिनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार वाणिज्य होता था। अब हम बाह्य व्यापार को देखते हैं, विदेशी व्यापार। मुख्य तौर पर 4-5 हमें दिखाई देते हैं, जैसे भारत चीन का व्यापार उस समय दिखाई देता है, भारत दक्षिण पूर्व एशिया, भारत मध्य एशिया, और भारत का रोम के साथ। सर्वाधिक व्यापार का जो विकास हुआ था भारत का, रोम के साथ हुआ था। ठीक है। भारत चीन, भारत चीन का जो व्यापार था वो कुषाण काल में, जैसा मैंने बताया, सिल्क रूट पे नियंत्रण के होने की वजह से कच्चा रेशम यहां से खरीदते थे और वस्तुएं निर्मित करके रोम बेचते थे, निर्यात करते थे। इसके अलावा कच्ची मिट्टी के खिलौने, कच्ची मिट्टी के खिलौने, इसका भारत चीन से आयात करता था। हाथी दांत का निर्यात करता था भारत चीन को, हाथी दांत का निर्यात करता था, और कुछ वस्तुओं का भी, सूती वस्तुओं वगैरह का भी वो निर्यात करता था। तो भारत चीन का ये व्यापार था। भारत का जो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार है, जो सुवर्ण द्वीप जिन्हें बोला जाता है, सुवर्ण द्वीप, जिनमें जावा, सुमात्रा, माली जैसे आइलैंड देश थे, इनके साथ भारत का व्यापार स्थापित हुआ। भारत यहां से मसालों का आयात करता था इन देशों से, क्योंकि ये मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, और बदले में सूती वस्त्र, हाथी दांत, इन सब का निर्यात करता था। इसके अलावा हम आते हैं आगे भारत रोम के व्यापार पर। इसको विस्तृत तौर पे देखते हैं। भारत रोम के व्यापार के कई साक्ष्य मिलते हैं। अगर देखा जाए स्रोत के रूप में, तो स्ट्रैबो की ज्योग्राफी, भूगोल, प्लिनी का प्राकृतिक इतिहास यानी नेचुरल हिस्ट्री, पेरिप्लस ऑफ एथेंस, एक ग्रंथ है ये जिसके इतिहासकार का नाम का पता नहीं है। स्ट्रैबो उल्लेख करता है प्रतिवर्ष 102 जहाज भारत की ओर आते थे। प्लिनी वही कहता है, प्लिनी का है जो कि भारी निर्यात पे दुख व्यक्त करता है रोम से भारत की तरफ। वह कहता है प्रतिवर्ष 10 करोड़ सेस्टर्स भारत की तरफ जाते हैं। 10 करोड़ सेस्टर्स, वहां की मुद्रा थी, वो भारत की तरफ जाती है। तो इस तरह के वो मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप साक्ष्यों में देखेंगे तो अरिकमेडु से रोमन बस्तियां मिली हैं, पूछा भी जाता है यह प्रश्न। पुरातात्विक साक्ष्य में देखेंगे तो अरिकमेडु से रोमन बस्तियां, रोमन मृदभांड और उनके सिक्के मिले हैं। इसके अलावा रोम के पोम्पई से, रोम के पोम्पई से भारतीय वस्तुएं मिली हैं और मुद्राएं मिली हैं। तो इससे भारत और रोम के व्यापार की पुरातात्विक पुष्टि भी हो जाती है।
कारण क्या थे, हम ये जान लेते हैं। भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, कोई भी व्यापारिक विकास अगर इतना उन्नत है तो उसके बहुत जाहिर सी बात है बहुत से कारण होंगे। तो भौगोलिक कारण अगर देखें, सबसे बड़ा भौगोलिक कारण था 45 ईस्वी में हिप्पालस यूनानी नाविक हिप्पालस ने अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की खोज कर ली। ठीक। अब इन मानसूनी हवाओं की खोज से क्या हुआ कि मानसून की गति की दिशा जब पश्चिमी होती थी हवाओं की, तो नौकागम में बंदरगाहों से जहाजों के जाने के लिए आसानी होती थी, और जब मानसूनी हवाएं रुक जाती थी तो उधर से आप उनके आगमन के लिए आसानी होती थी। तो इस आधार पे गति मिली, जो व्यापारिक यात्रा थी उसमें तेजी आई, उसमें काफी सहूलियत हुई। तो हिप्पालस द्वारा अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की खोज। ठीक। यह भौगोलिक कारण सबसे बड़ा माना जाता है उस समय के व्यापार व्यवसाय के विकास के लिए, मानसूनी हवाओं की खोज। अगला कारण देखते हैं हम। राजनीतिक कारणों में देखा जाए तो बहुत सारे राजवंशों में, जैसे सातवाहनों ने यूनानियों को अपने राज्य में बसने एवं व्यापार करने की अनुमति दी। बहुत सारे यूनानी इनके राज्य में बसे, व्यापार किए। कनिष्क ने स्थानीय रेशम मार्ग के व्यापार को संरक्षण दिया, नियंत्रण करके। इसी तरह आप देखेंगे दक्षिण के चोल, चेर, पांड जैसे राज्यों ने भी यूनानी बस्तियां स्थापित करने की इजाजत दी। आर्किमिडीज से उसके साक्ष्य भी मिलते हैं बस्ती के। व्यापारियों को समर्थन दिया, निम्न ब्याज दर पर ऋण दिया गया उनको। तो ये सारे कारण राजनीतिक तौर पर दिखाई देते हैं। आर्थिक कारणों की अगर बात की जाए तो शिल्प का उन्नत विकास दिखाई देता है। शिल्प का उन्नत विकास, जिसमें हाथी दांत से बनी वस्तुएं, जिनकी भारी मांग थी रोम में, हाथी दांत से बनी वस्तुएं। वस्त्र उद्योग काफी विकसित था भारत में। तो इन शिल्प उद्योगों के विकास ने काफी समर्थन दिया व्यापार व्यवसाय को। इसके अलावा सस्ते ब्याज दर पर ऋण दिया जाता था उस समय। जो ब्याज दर थी वो 9 से 10% मात्र हुआ करती थी, तो निवेशकों के लिए आसानी से ऋण मिल जाया करता था। ये सारे कारण आर्थिक रूप से दिखाई देते हैं। सामाजिक कारणों में सामाजिक व्यवस्था उदार थी। जैसे मैंने बताया था शुरू में ही जब समाज पढ़ा रहे थे, विदेशी जातियों को समाज में, वर्ण व्यवस्था में उन्हें स्थान दिया गया, उनका सांस्कृतिक सम्मिलन हुआ। व्यापारियों को भारत में बसने की अनुमति, व्यापार करने की अनुमति दी गई। विदेशी व्यापारियों को व्यापार की अनुमति दी गई, अनुमति, बसने की अनुमति। ठीक। इसके अलावा आप देखो तो आर्थिक कारणों में सिक्के का प्रचलन। पहले जहां आहत सिक्के बनते थे, अब बाकायदा ढाल कर व्यवस्थित रूप से डिजाइन देकर सिक्के बनने लगे। विभिन्न शासकों के सिक्के मिलते हैं। कुशाणों ने विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सोने, शीशे, चांदी, इन सब के सिक्के ढाले गए सिक्के थे। पहली बार ढाले गए सिक्के बनने शुरू हुए इसी टाइम पे। ये आर्थिक कारणों में आ जाएगा सिक्कों वाला। इसको आप लोग सामाजिक में मत रखिएगा। सिक्कों का जो विकास है, सामाजिक कारणों में बहुत ही शांत और समरसतापूर्ण समाज था देखा जाए तो उस समय का। ठीक। भारत रोम व्यापारिक मार्ग, देखिए मोटे तौर पे पहले एक बार देखते हैं, फिर हम आगे जो इसका सिल्क रूट था उसको अलग अलग से डिस्कस करेंगे, स्थल और जलीय दोनों। ये व्यापारिक मार्ग भारत रोम का कुछ ऐसा है, देखिए ये भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। बेरी गाजा है, बारबैरिकम है, सोपारा, कल्याण, चौल, ये उस समय के प्रमुख बंदरगाह थे।
इधर है ये ताम्रलिप्ति है। पूरी यहां से अगर देखा जाए तो पूरा ये व्यापारिक रूट आपको दिखाई दे रहा है। ये आगे उधर सिल्क रूट से चाइना से जुड़ा हुआ है। भारत के संदर्भ में अगर देख रहे हैं तो ये देखिए, ये इसके जलीय मार्ग हैं। यहां से फिर ये अदन की खाड़ी होता हुआ, लाल सागर, अरब सागर होता हुआ, अरब की खाड़ी होता हुआ भूमध्य सागर से फिर ये यूरोप से जुड़ जाता था। इसी तरह से ये देखिए, ये थल मार्ग था। ये जल मार्ग के अलावा ये थल मार्ग जो था, ये चाइना से इधर चला आ रहा है। भारत में भी ये देखा जाए तो काबुल से होके ये तत्सीला होता हुआ भारत से भी जुड़ जा रहा है, फिर इधर आके ये बंदरगाहों से जुड़ जा रहा है। तो दोनों ही मार्ग दिखाई दे रहे हैं रोम से भारत के व्यापार के। इनको हम आगे थोड़ा और एक एक करके देख लेते हैं दोनों के। इन जो रेशम मार्ग जो था वो सबसे चर्चित था उस समय का व्यापारिक मार्गों में, जिसने सबसे ज्यादा व्यापार को गति दी थी, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये चाइना से इसकी शुरुआत होती थी। दो थे, एक थल मार्ग, ये जो रेड से दिख रहा है ये थल मार्ग है, और ये जो ग्रीन दिख रहा है ये है जलीय मार्ग। दो हैं। एक ये चाइना के कासगढ़ से शुरू हो रहा है, और यहां पे जो थल मार्ग है ये कैंटन बंदरगाह से शुरू हो रहा है। ये देखिए, इसको हम थोड़ा, दोनों ही इधर से ये देखिए मध्य एशिया होते हुए, एक तो ये भूमध्य सागर से जुड़ रहा है, और ये इधर जावा मलक्का होता हुआ, फिर बे ऑफ बंगाल होता हुआ, इंडियन ओशियन होता हुआ ये जाके पहुंच जा रहा है यहां पे, भूमध्य सागर की तरफ जुड़ जा रहा है। इसको हम थोड़ा सा और यहां से समझते हैं। देखिए, ये जो थल मार्ग है इसका वो देखते हैं। ये है चंगन, चाइना का। चंगन से चल रहा है ये दिहांग में देखिए दो रास्ते में बढ़ जा रहा है, एक इधर और एक इधर। ये मिरान होता हुआ, खोतान होता हुआ जा रहा है, कासगढ़ पहुंच रहा है। दूसरा वाला भी कुचा होता हुआ है, कासगढ़ पहुंच रहा है। फिर ये आगे बढ़ रहे हैं, समरकंद मर्व होता हुआ ये मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, भूमध्य सागर में जुड़ रहा है। एक दूसरा मार्ग आ रहा है इधर, बल्क बामियान पेशावर होता हुआ, तस्तीला होता हुआ, जो भारत में प्रवेश कर रहा है। ये मार्ग फिर इधर ये भड़ौच, बेरी गाजा जैसे बंदरगाहों से जुड़ रहा है। जो इनका जल मार्ग है, स्थल मार्ग के अलावा जो जल रेशम का जो रूट है वो देखिए यहां से कैंटन से शुरू हो रहा है, कैंटन से शुरू हो रहा है, और ये इधर मलक्का जल संधि से होता हुआ ये फिर इंडियन ओशियन में प्रवेश करता है यहां पे, और बे ऑफ बंगाल ये है आपकी, यहां भी ये, यहां से भी ये जुड़ रहा है। फिर इंडियन ओशियन होता हुआ ये देखिए, ये गल्फ ऑफ अदन होता हुआ, अरब की खाड़ी होता हुआ ये लाल सागर से निकल के ये भूमध्य सागर की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों ही रास्ते जो थे सिल्क रूट थे, जिसने व्यापार को सबसे ज्यादा गति दी थी। अब इसी सिल्क रूट पे चूंकि ये इधर कनिष्कों का साम्राज्य था, देखिए पेशावर में, तक्षशिला में, तो इन सब पे कुषाण का साम्राज्य था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है इस सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जो ये स्थल मार्ग से जो जा रहा है। ये जो रेशम मार्ग था ये प्राचीन विश्व में एशिया, यूरोप व अफ्रीका को आपस में जोड़ रहा है। भूमध्य सागर से होता हुआ यूरोप तक जा रहा है, रोम तक जा रहा है, एशिया से जा रहा है, ये तो स्पष्ट है, भारत, चाइना और ये दक्षिण पूर्व एशिया होता हुआ। इसके अलावा ये जो भूमध्य सागर में मिस्र या अफ्रीका का क्षेत्र है, इजिप्ट के जो व्यापारी थे, जो बिचौलिए थे, ये भी शामिल थे, तो ये अफ्रीका को भी जोड़ रहा है। इस तरह से तीन तीन महाद्वीप इससे रेशम मार्ग से जुड़े हुए हैं। ठीक है। स्थलीय रेशम मार्ग जैसा कि मैंने बताया, देखिए लोयांग चंगन से निकलकर, ये देखिए लोयांग चंगन, लोयांग चंगन यहां से निकल रहा है ये। उसके बाद देहांग होता हुआ, जहां से ये भूमध्य सागर, काला सागर तक जाएगा, पश्चिम की तरफ यह दो भागों में बट रहा है देहांग से। एक मार्ग इसका काशगढ़ जाता था,
दूसरा देनहांग से खोतान हुए तो ये पुनः काशगर जाता था। ये देखिए दोनों आके पुनः यहां पे, एक यहां से दो भाग में बट रहे हैं देहांग से, एक यहां से निकल के काशगर जा रहा है और एक यहां से निकल के काशगर जा रहा है, दोनों ही जाके काशगर में मिल जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हुए पुनः ये दो शाखाओं में बट रहे हैं, एक इधर ये इधर आ जा रहा है पेशावर तक्षशिला भारत की तरफ, और एक ये ऐसे निकल जा रहा है, ऊपर निकल जा रहा है एक तस्करेंट होता हुआ, तस्कन होता हुआ, और ये आगे बढ़ रहा है ये बैक्ट्रिया और ईरान की तरफ। ठीक है, ये सारे सिल्क रूट थे, कई शाखाओं में ये विभाजित दिखाई दे रहे हैं। तो ये ईरान तुर्की होता हुआ भूमध्य सागर की ओर चला जाता था। जलीय रेशम मार्ग इसी तरह कैंटन बंदरगाह, ये देखिए यहां से शुरू हो रहा है, ये दक्षिण पूर्व एशिया होता हुआ मलक्का जलडमरू मध्य बंगाल, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी, मलक्का जलडमरू मध्य है ये, फिर बंगाल की खाड़ी होता हुआ लाल सागर, ये आपका लाल सागर है, रेड सी है। ये है आपका रेड सी, यहां पे गल्फ ऑफ अदन है ये, और ये लाल सागर है, ये नहीं है लाल सागर, पर्सिया की खाड़ी है। तो ये ऐसे जो है लाल सागर होता हुआ भूमध्य सागर की ओर, फिर ये आपका जाके भूमध्य सागर में जुड़ जा रहा है। ठीक है, बंदरगाह पूछ लेता है, पश्चिमी तट पे उस समय कौन से बंदरगाह थे और पूर्वी तट पे, तो बारबैरिकम, भड़ौच, ये सब गुजरात के बंदरगाह हैं। सोपारा महाराष्ट्र, सुवर, सेमुल्ला, चौल, कल्याण, ये प्रमुख बंदरगाह थे। अभी मैंने मैप में आपको दिखाया था। भड़ौच सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिसे यूनानियों ने बेरी गाजा कहा है। जो भड़ौच बंदरगाह था वो सबसे प्रसिद्ध था, जिसे कि यूनानियों ने बेरी गाजा कहा है। देखिए मैप में एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए ये है बेरी गाजा, भड़ौच है ना ये गुजरात के तट पे, इसी को बेरी गाजा कहते थे, ये भड़ौच। इसके अलावा सोपारा, कल्याण, चौल, ये सारे ही, बारबैरिकम, नौरा, मुजरिस, नेल्सिंडा, मालाबार तट पे, ये सारे बंदरगाह जो थे वो पश्चिमी तट के मौर्योत्तर काल के बंदरगाह थे। पूर्वी तट के देख लेते हैं। पश्चिमी तट में जो सोपारा था महाराष्ट्र का, वो सबसे प्राचीन, और कल्याण जो था वो सबसे बड़ा बंदरगाह था। ठीक है, पूर्वी तट पे कंटक, कोसील, घंटसाला, कोट्टूर, अल्लोसिंगे, कारंबिया, गंभीर एवं सीरिया बंदरगाह थे। पूर्वी तट के देख लीजिए एक बार फिर से, कंटक, कोसील जिसे घंटसाल भी कहते थे, कोट्टूर, अल्लोसिंगे, कारंबिया, गंभीर एवं सीरिया बंदरगाह थे। भारत रोम आयात निर्यात, तो भुगतान संतुलन जो था वो भारत के पक्ष में था, पूछा भी जाता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिस पर प्लिनी काफी दुख व्यक्त करता है। भुगतान संतुलन जो था वो भारत के पक्ष में था। ठीक, हम ये देख लेते हैं कि किन किन मदों का निर्यात होता था, किन किन मदों का आयात होता है, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। देखिए रोम को जो निर्यात किया जाता था उसमें मुख्य तौर पर रेशमी एवं सूती वस्त्र था। मैंने बताया था आपको कि कच्चा रेशम कुसाण चीन से खरीदते थे, निर्यात आयात करते थे, और फिर उससे वस्त्र निर्मित करके निर्यात कर देते थे रोम को। तो रेशमी एवं सूती वस्त्र का निर्यात, हाथी दांत से बनी वस्तुएं, मलमल, मोती, मयूर पक्षी का भी निर्यात होता था, चंदन, मसाले जिसमें लौंग, इलायची, इत्र, ये सब निर्यात की वस्तुएं थी। आयात क्या करते थे, देखिए सोने एवं चांदी की मुद्राएं, कितनी कीमती चीजें आयात करते थे, जिनकी सबसे ज्यादा जो महंगी धातुएं थी उस समय, तांबा, मूंगा, पुखराज, रोमन शराब, भूमध्य सागरीय मृदभांड, इत्र, रोमन बालाओं वगैरह का भी वर्णन मिलता है जिनका हम आयात करते थे। इन सारी चीजों का आयात करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आयात निर्यात का।
पूछ लेता है किसका निर्यात करते थे, किसका आयात करते थे। रोम से भारी मात्रा में सोना आता था जिसके लिए प्लिनी दुख व्यक्त करता है। तो ये हमने आज व्यापार ट्रेड के डेवलपमेंट को देख लिया मौर्योत्तर काल में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और धारणात्मक प्रश्न इससे बन जाते हैं, कथन कारण वाले प्रश्न बन जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब जो है नेक्स्ट सेशन में हम मौर्योत्तर काल के जो कला का विकास है, खासकर गांधार और मथुरा शैली जिससे प्रश्न आता है, उसको देखेंगे। फिर हम गुप्त साम्राज्य की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।